राष्ट्र निर्माता छात्र अध्यापकगण, आज सेमिनार में राष्ट्रीयता एवं स्वदेशी इस विषय पर हम लोग चर्चा और परिचर्चा कर रहे थे। मैं बैठकर अपने प्रशिक्षुओं के विचारों को सुन रहा था काफ़ी गंभीरता से। इस विषय पर कई महत्वपूर्ण बातें आपने इस मंच के माध्यम से रखा है। आज के संदर्भ में चाहे वह कोई लोकतांत्रिक संस्थान हो, शिक्षण संस्थान हो, आज़ादी के इतने सालों के बाद राष्ट्रीय नीतियों का सिंहावलोकन होना चाहिए। जिस ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को, जिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 में अपनाई, उसके बाद आज के परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन होने की जरूरत है। अगर सही अर्थों में स्वदेशी की बात कही जाए तो आज़ादी के आंदोलन से इस विषय पर चर्चा और परिचर्चा की आवश्यकता आज ज़्यादा है। आप सभी जानते हैं कि कभी हिंदुस्तान में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और एक अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को जर्जर बना दी, खोखला बना दी। आज के संदर्भ में लगभग 5500 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान में हैं। 5500 से अधिक बहुराष्ट्रीय निगमें भारत में हैं। तो यह कल्पना किया जा सकता है, यह सहज ही कल्पना किया जा सकता है कि जब एक अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन कर सकती है तो 5500 मल्टीनेशनल कंपनियां भारत का क्या हश्र कर सकती है। यदि आज़ादी के बाद भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखा जाए, भारत के बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखा जाए, तो आज़ादी के बाद एक आध साल छोड़कर भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल रहा है। मतलब हमारी देनदारी अधिक है और लेनदारी कम है। ऐसे विकट परिस्थितियों में जब किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट लंबे समय तक प्रतिकूल रहता है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए सही संकेत नहीं है। आज हम छोटी छोटी बातों पर काफी चर्चा और परिचर्चा करते हैं, स्थानीय नीति की बातें करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि अल्ट्राटेक कंपनी फ्रांस से हिंदुस्तान आती है और भारत के बाजार में वह साम्राज्य स्थापित कर देती है। आज कोको कोला कंपनी, गोदरेज कंपनी शायद इस देश की नहीं है। ऐसी हजारों कंपनियों का उदाहरण है जिसके विकास के लिए स्थानीय नीति बाधक नहीं है। मतलब आज के संदर्भ में युवाओं को यह समझना होगा कि कोई भी देश सिर्फ प्राकृतिक संपदा की बदौलत विकास की इबारत नहीं लिख सकता। कोई भी देश सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों के बदौलत यदि दुनिया के आर्थिक विकास की पराकाष्ठा में पहुंच जाता तो शायद आज ब्राजील को दुनिया का सबसे विकसित देश होना चाहिए था। उदाहरण हम लोगों के पास है नॉर्वे का, जापान का, स्विट्जरलैंड का। ये सभी देश अपने कुशल मानव प्रबंधन के बदौलत विकास की पराकाष्ठा को छू पाए हैं। मतलब ये जो चर्चा और परिचर्चा है यह गंभीर इसलिए है क्योंकि यह ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, यह भूमंडलीकरण का दौर है, यह उदारीकरण का दौर है, यह निजीकरण का दौर है। यहाँ खुद को साबित करना पड़ता है अपनी क्षमताओं के माध्यम से। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को पहले से ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। एक छोटा सा प्रसंग, कहीं आग लगा हुआ था, चिट्ठी उस आग को बुझाने का
प्रयास करती है। हाथी देख रहा था और वह हंसा कि तुम्हारे आग बुझाने से क्या आग बुझ जाएगा। लेकिन चिट्ठी का स्टेटमेंट है जो हम लोगों में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर सकता है। चिट्ठी का स्टेटमेंट था कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम मुख दर्शक के रूप में नहीं और हमारा नाम आग लगाने वाले के रूप में नहीं, बल्कि हमारा नाम आग बुझाने वाले के रूप में लिखा जाएगा। तो बात सही है कि एक छोटा सा प्रयास हम लोगों को तो करना ही चाहिए। स्वदेशी सिर्फ लक्ष्यदार भाषणों के माध्यम से संभव नहीं है, इसे आचरण का विषय बनाना होगा। कहीं न कहीं अगर स्वदेशी को आप मिशन के रूप में लेके चलेंगे तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे जीवन में स्वदेशी के अपनाने से मैं कई प्रकार की परेशानियों का सामना करता हूँ। बाजार जाने के बाद कोई भी सामान खरीदने में हमको घंटों लग जाते हैं। उसकी पूरी तैयारी करके हम अपने घर से निकलते हैं। कोशिश होती है कि जो शून्य तकनीकी से बनने वाली वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को तो हम अपना ही सकते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें हमारी मजबूरी होती है कि विदेशी वस्तुओं का हम प्रयोग करें, लेकिन बहुत सारी ऐसी रोजमर्रा की वस्तुएं हैं जो शून्य तकनीकी से बनती है, जिसे बनाने के लिए कोई विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होता। उन वस्तुओं का प्रयोग बेझिझक हम करें। मतलब इस सेमिनार जिस मकसद से आहूत किया गया है, यह सेमिनार जिस मकसद से आयोजित किया गया है, उसका उद्देश्य कहीं न कहीं यही रहा कि स्वदेशी को हम आचरण का विषय बनाएं। यदि एक बार हमारे उपाध्यक्ष महोदय मनोज सर से इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा और परिचर्चा जब हमारा हो रहा था, तो उस समय मेरे दिमाग में एक विचार आया था कि हम अपने सामाजिक सपने को अपने बच्चों के साथ तो बांट ही सकते हैं। स्वदेशी और राष्ट्रीयता में गहरा संबंध है और इस विषय पर जो आज सेमिनार और चर्चा और परिचर्चा हमने किया, इसके लिए सर काफी प्रोत्साहित किए थे। इनके साथ काफी विचार विनिमय होने के बाद इस कार्यक्रम की यह रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मैं काफी संक्षेप में 2-3 मिनट में अपनी बात रखना चाहूँगा। आज चाइना के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, आप लोगों को काफी सजग होकर के सोचने की आवश्यकता है। कई मामलों में वह भारत का चिर प्रतिद्वंदी है, लेकिन भारतीय बाजारों में आज जिस प्रकार का वर्चस्व चाइना का है, आर्थिक भाषा में एक शब्द है डंपिंग, राशि पतन। जैसे कोई कसाई अपने बकरे से मोहब्बत करता है काटने के पहले, मछली को मारने के पहले मछुआरा मछली से मोहब्बत करता है, वैसा ही मोहब्बत मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपने ग्राहकों से करती हैं। बहुत सस्ते दामों में जिस सामान को अपने देश के बाजार में वह ऊंचे कीमतों में बेचता है, उन्हीं सामानों को हमारे देश के बाजार में औने पौने दाम में बेच देता है। उसका उद्देश्य भारतीय ग्राहकों से मोहब्बत करना नहीं होता, प्यार करना नहीं होता, यह देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना होता है। तो इस गंभीर साजिश को समझना होगा। आज कुछ दिन पहले की जो घटना है अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं में, जब सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे आधुनिक हथियार लगाए जा रहे थे, हमारे सैनिक लग रहे थे, चाइना विरोध किया। मतलब अरुणाचल प्रदेश को वह अपना मानने लगा है, अपने मानचित्र में उसको स्थान देने लगा है। और कहीं न कहीं अगर सुरक्षा बजट आप देखेंगे चाइना का और भारत का, तो देख करके काफी आश्चर्य होगा कि सुरक्षा बजट भी भारत से काफी अधिक चाइना का होता है। अगर आज के परिस्थितियों में कभी संबंध यदि खराब होता है दोनों देशों का,
और भारत को यदि किसी पराजय का मुंह देखना पड़ता है तो कहीं न कहीं गोली और बारूद के लिए भी पैसा हम और आप ही चाइना को दे रहे होंगे। कहने का मतलब यह है, जिस राष्ट्रीयता की बात करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, स्वदेशी और राष्ट्रीयता में संबंधों की बात करने के लिए बैठे हैं, यह समझने की आवश्यकता होगी कि कहीं हमारे गाढ़ी कमाई का प्रयोग चाइना बम और बारूद और पिस्तौल खरीदने में न करे। तो काफी सजगता के साथ भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में हम अपनी भूमिका निभाएं। यह बात आपके साथ बांटने में मुझे खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि आप देश के काबिल शिक्षक हैं। और यह बात सही होता है, यह बात सही है कि दुनिया बदलने की आवाज यदि कोई बनाता है तो शिक्षक बनाता है। कच्ची ईंटों से अगर ताज बनाने की क्षमता किसी में होती है तो वह शिक्षक में होता है। यदि नौसिखिए परिंदे को बाज बनाने की क्षमता किसी में होता है तो वह शिक्षक में होता है। शिक्षक राष्ट्रीय क्रांति का, सामाजिक क्रांति का हमेशा अग्रदूत रहा है। कहीं न कहीं स्वदेशी को हम अपने आचरण में लाएं, अपने प्रयोग में लाएं। जय हिंद, जय भारत।